हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 2024 का सैंपल पेपर कैसा होने वाला है, 2024 का पेपर किस तरह से बनने वाला है, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ एक मॉडल प्रश्न पत्र जो कि राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए बोर्ड का पेपर आज के टाइम में लगभग लगभग सभी बोर्ड का 80 नंबर के हिसाब से, ऐसे ही राजस्थान बोर्ड का भी क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का होता है मैक्सिमम मार्क्स, जो कि आपको 3 घंटे 15 मिनट में करने होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ सामान्य दिशा निर्देश लिखे रहेंगे, जिसमें लिखा रहेगा कि आप अपना रोल नंबर लिखिए, सभी प्रश्न का अनिवार्य अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। और एक चीज़ ये है कि आंतरिक खंड है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनमें से केवल एक, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सेक्शन सी में है और सेक्शन डी में है, जहां पर आपको एक एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा। लेकिन क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपका क्वेश्चन पेपर का एक्चुअली में फॉर्मेट कैसा होने वाला है। आपके इस क्वेश्चन पेपर में रहेंगे 4 सेक्शन, यानी कि 4 खंड। खंड है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में होंगे 3 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यूज का होगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स का होगा, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला होगा। और जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट का मतलब होता है यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर एक शब्द में या एक वाक्य में, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एमसीक्यूज रहेंगे आपको 15, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का होगा सेक्शन ए का। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा आपके 7 क्वेश्चन, ठीक है। और साथ ही साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाले आपके रहेंगे 10 क्वेश्चन। इसका मतलब होता है आपके पासिंग नंबर आपको यहीं पर दे जाएगा, क्योंकि 15 7 22 और 22 7 10 32 नंबर आपके केवल ऑब्जेक्टिव में ही हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, जो कि बनते हैं टोटल कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा, यानी कि टोटल 24 नंबर में इसका। और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग आपको 30 शब्दों के बीच में लिखना है। मैक्सिमम नंबर लिमिट है सेक्शन बी का लिखने का 2 नंबर में 30 शब्दों का, या नॉर्मली में क्या है 3 से 4 लाइन में। सेक्शन सी जो कि होता है आपका 16 से लेके कितने नंबर तक, 19 तक। इसमें होंगे आपको 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल मिलेगा 12। और यहाँ पर वर्ड लिमिट जो होता है वो 60 वर्ड्स का होता है। सेक्शन नंबर डी, ये यहाँ पर ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, और यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर, टोटल होता है 12 नंबर। और ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग लिखना है, लगभग लगभग आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। निवादात्मक प्रश्न के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ गया, यानी कि 4 सेक्शन बैठे होंगे और हर सेक्शन में क्वेश्चन किस तरह से, जहाँ पर आपको सेक्शन सी और डी में ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आंतरिक चॉइस मिलेगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो किस तरह से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के मैं लेके आया हूँ आज के इस क्वेश्चन पेपर में। चलिए उन क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेक्शन ए में, जहाँ पर है बहुविकल्प पेपर, यानी कि एमसीक्यू, जहाँ पर आपको मिलेंगे 15 एमसीक्यू। जैसे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें से एक आंसर देना होगा, जिसका आंसर है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक रूप में जो जाना जाता है वो कौन है, प्रोफेसर मार्शल को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन आप कर देंगे डी। क्वेश्चन नंबर 2, मानवीय श्रम का प्रतिफल क्या है। अगर कोई मनुष्य अपने श्रम को बेचता है तो श्रम के बदले में उसको क्या प्राप्त होता है, तो आंसर है उसको श्रम के बदले में मजदूरी की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा समस्त मौद्रिक संसाधन है, मतलब इसमें से कौन सा है जिसमें सभी प्रकार की मुद्राओं को आपस में जोड़ा जाता है, वो है M4, क्योंकि M4 में आपको जनता के पास रखा धन, जनता का बैंकों में रखा हुआ धन, केंद्रीय बैंक के पास रखा हुआ अदर डिपॉजिट, इसके अलावा जो है जो फिक्स डिपॉजिट जो व्यापारिक बैंकों के अलावा, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ सभी प्रकार के धनों को जोड़ेंगे तो उसको हम जो है M4 की कैटेगरी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है किस प्रकार के। सट्टा का मतलब होता है अगर कहीं पर आप सट्टा लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है ब्याज। ब्याज की दर जितनी ज़्यादा होगी सट्टा की प्रयोजन भी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होगी, ध्यान में रखिएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का टोटल हमेशा एक होता है। दोनों में से कोई एक दे रखा है तो दूसरे को एक से माइनस कर दो। अगर एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस बी कितना हो जाएगा, 0.5 ही होगा। तो राइट आंसर इज बी, 0.5। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, ध्यान रखना, इसको याद करके रखिए, रट्टा मार के रखिए, जो भी हो। भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च की होती है।
निम्न में से व्यापार खाते की मद कौन सी नहीं है? वस्तुओं का आयात, वस्तु का निर्यात, ये ही दोनों ही व्यापार खाते यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी तो नहीं होगा, आंसर होगा अंतर्भुगतान। ये जो है भुगतान संतुलन की मदें हैं। व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं के आयात और वस्तुओं के निर्यात को ही शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वस्तु व सेवा कर कब लागू किया गया? भारत में वस्तु और सेवा कर के लागू होने की डेट है 1 जुलाई 2017, याद करके रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है किस बात का? 4 ऑप्शन दे रखे, उपभोक्ता की रुचि, एक फर्म का व्यापार, वस्तु की कीमत। तीनों ही व्यष्टि अर्थशास्त्र की मद है क्योंकि तीनों ही व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर होगा हमारा, ये सभी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अवसर लागत को किस नाम से जाना जाता है? अवसर लागत को कुल लागत, आर्थिक लागत में से आर्थिक लागत के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अवसर लागत को स्थानांतरण लागत के नाम से भी हम जान सकते हैं। बजट रेखा में शिफ्ट के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? अगर बजट रेखा जो कि इस प्रकार से बनता है, अगर बजट रेखा में परिवर्तन होता है उसके प्रमुख कारण क्या है? पहला कारक है उपभोक्ता में आय, तो बजट रेखा ऊपर की ओर बढ़ जाएगी। दूसरा है वस्तु की कीमत, एक पार्टिकुलर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होती है, तो ये इस प्रकार से ये रेखा बन सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, मांग फलन है, इसमें से मांग फलन कौन सा? मांग फलन का मतलब होता है वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के बीच के संबंध। तो वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत के संबंध को बताने वाला कौन है? ए, जहां क्यू का मतलब होता है मांग की मात्रा, पी का मतलब वस्तु की कीमत। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से यू आकार का वक्र कौन सा? यू का मतलब होता है जो पहले नीचे गिरेगा फिर यू, बताना इसमें से कौन सा यू आकार का नहीं है। लागत, जितनी भी लागत वक्र होता है वो यू आकार का बनता है क्योंकि लागत पहले कम होती है फिर बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर औसत स्थिर लागत जो है वो ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है, ऊपर की ओर बढ़ते हुए नहीं होती। इसका मेन कारण है कि स्थिर लागत हमेशा समान होती है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत स्थिर लागत में कमी होती रहती है, कभी जीरो नहीं होगी, लेकिन ध्यान में ये रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते हैं दीर्घकाल में, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ में ही परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, अधिमांग की स्थिति में बाजार कीमत कैसी होती है? जब अधिमांग यानी कि मांग ज़्यादा होता है, एक ऐसी स्थिति जहां पर मांग जो होता है वो ज़्यादा होता है सप्लाई की कंपेरिजन में, और बाजार में जब भी मांग अधिक होती है वस्तु की कीमत अधिक होती है। इसका मतलब होता है बाजार कीमत संतुलित कीमत से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये एमसीक्यूज के 15 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो बेसिकली बहुत ही ईजी है इकोनॉमिक्स पेपर को सॉल्व करना एमपी बोर्ड में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाते हैं जिसके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जो भरना है सही भरना होगा, सही भरेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज पर गलत। कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गैर योजनागत व्यय की प्रमुख मद कौन सी है? गैर योजनागत व्यय की जब भी प्रमुख मद की पूछी जाएंगे तो यहां पर लिखेंगे प्रशासनिक व्यय, जो कि प्रशासन को चलाने के लिए देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत प्रवृत्ति का योग क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैंने एमसीक्यूज में भी एक्सप्लेन किया था कि इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है? एक होता है, यह एक के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय कहलाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स से आपको याद करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छाट के लेके आऊँ आपके लिए। तो बताना है फलन, कौन सा फलन आगतों और निर्गत के मध्य संबंध को स्पष्ट करते हैं? इसको बोला जाएगा उत्पादन फलन। उत्पादन, आगत मतलब उत्पादन के साधन और निर्गत का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा, उसको उत्पादन मात्रा के बीच में संबंध को स्पष्ट करता है। रैखिक मांग के मध्य मूल पर मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इकाई के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा एक के बराबर होगी। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग
तथा वस्तु की पूर्ति के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये नाम ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो हो गया फिंग द ब्लैंक्स। इसके अलावा एमपी बोर्ड में अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके आंसर आपको एक लाइन, एक शब्द या 10 या 20 शब्दों के आंसर देना है। इसके लिए आपको मिलेगा 1 नंबर। जिसमें पहला क्वेश्चन है, आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? वह व्यक्ति या संस्था जो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है। मतलब वो व्यक्ति जो भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करता है, उपभोग करने वाला उपभोक्ता, उत्पादन करने वाला उत्पादक, ये सब आर्थिक एजेंट कहलाता है। निवल निर्यात जिसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट क्या है? निर्यात और आयात के अंतर को निवल निर्यात कहते हैं। इसका मतलब हुआ x माइनस एम, जिसको हम निवल निर्यात के नाम से जानते हैं। उतना ही आंसर लिखना है जिससे पूरा हो जाए, ज़्यादा लंबा आपको नहीं लिखना है। अर्थव्यवस्था की कोई एक केंद्रीय समस्या का नाम बताइए। क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, यह अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या और पहली केंद्रीय समस्या है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? चित्र बनाइए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है और कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है हमारा कीमत, यहां पर आएंगे 0, ये होता है एक्स एक्सिस, और ये है हमारा क्या चीज? मांग वक्र, यानी कि ए आर, जो कि एक्स अक्ष के समांतर होता है और किसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? 1 नंबर में ये है, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी नागरिकों के द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के योग को सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है जीडीपी। क्योंकि कभी कभी जीडीपी क्या है ये भी पूछा जाता है। राजस्व घाटे का सूत्र लिखिए। अगर सूत्र की बात कर रहा है तो राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटा क्या होता है अगर पूछा जाता तो लिखते हैं राजस्व घाटा जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उस स्थिति को राजस्व घाटा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विदेशी विनिमय बाजार के दलाल कौन होते हैं? देश का केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय बाजार का दलाल होता है। हर देश का केंद्रीय बैंक अपने देश के लिए विदेशी विनिमय के दलाल के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8, बाजार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण लिखिए। किसी भी एक देश का नाम बताइए जिसमें जहां बाजार अर्थव्यवस्था की बात करते हैं इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। किसी भी एक देश का नाम लिख दीजिए, सही हो गया। बजट रेखा क्या है? बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को या संयोगों को दर्शाती हैं जो उपभोक्ता अपने दिए हुए आय के धन को उनके दिए हुए मूल्य पर दो वस्तु पर खर्च करने के लिए तैयार होता है। कभी कभी बजट समीकरण की बात करते हैं तो बजट समीकरण को इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पर m इक्वल टू होता है x1 p1, वस्तु x की कीमत, उसकी मात्रा, और वस्तु x2 की कीमत और x2 की मात्रा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, वो बस आय के बराबर होती। तो ये होती बजट रेखा। सरकार द्वारा घाटे का वित्त पोषण कैसे किया जाता है? अगर सरकार के द्वारा घाटा होता है, घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को ऋण लेना पड़ता है, यानी कि घाटे का पोषण ऋण द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं खंडवा लघुतरात्मक प्रश्न, जहां पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर के लिए देना होगा, जहां पर आपको लगभग 30 से 40 शब्दों के बीच में आंसर लिखना होगा, 3 या 4 लाइन। मैंने कहीं कि थोड़ा लंबा लिखा ताकि आपको याद रहे। निवेश को परिभाषित कीजिए। निवेश क्या है? प्रोफेसर कीन्स ने जो है, केन्स लिखा हुआ, कहीं केन्स लिखा रहता है, कहीं कीन्स लिखा था, वैसे इसका नाम जेएम कीन्स है। निवेश से अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास और पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निवेश का बहुत अधिक महत्व होता है। सीधी सी बात है, पूंजीगत पदार्थों में वृद्धि होना ही निवेश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण में अंतर कीजिए। सबसे पहले बताइए सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है? विभिन्न आर्थिक घटनाओं का वर्णन और व्याख्या करता है, जबकि प्रमाणिक अर्थशास्त्र आर्थिक निष्पक्षता के मूल्य या अर्थव्यवस्था को क्या होना चाहिए इस बात के ध्यान रखता है। जबकि सकारात्मक अर्थशास्त्र यह क्या लिखा हुआ है जाना जाता है, जबकि सामान्य अर्थशास्त्र को वे शाखा माना जाता है जो विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम स्थितियों के लिए लोगों की वांछितता क्या होना चाहिए ये पूछकर किया जाता है। ये दोनों के बीच 2 नंबर में 2 अंतर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अनादिमान मानचित्र से आप क्या समझते हैं? अनादिमान मानचित्र उस उपभोक्ता के तटस्थ समूह का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण है जहां पर एक ही उपभोक्ता के अलग अलग विभिन्न मानचित्र को एक साथ दर्शाया जाता है। ये हो गया तटस्थ वक्र पहला, तटस्थ वक्र 2, तटस्थ वक्र 3। जब एक ही चित्र में कई सारे तटस्थ वक्र को दर्शाया जाता है, अलग अलग संतुष्टि स्तर को दर्शाया जाता है, तो उसे हम अनादिमान मानचित्र के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की 2 विशेषताओं के उल्लेख कीजिए। 2 पूछा गया है, तो एक तो है पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है,
पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, या फिर आप याद रखिए इस बाजार में किसी फर्म का प्रवेश पूर्णतः स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्यावसायिक बैंकों के प्राथमिक कार्य को समझाइए। प्राथमिक कार्य व्यावसायिक बैंक के 3 होते हैं। एक, जमा स्वीकार करना। समझाने की बात करते तो एक एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए। ऋण देना या साख का निर्माण करना। आंसर आपके सामने है, इस आंसर को लिखिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, गुणक की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। सबसे पहले गुणक क्या है? गुणक का मतलब होता है निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाला परिवर्तन। मतलब साफ है कि K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। मतलब एक अर्थव्यवस्था में अगर निवेश किया जाता है उसकी तुलना में गुणक में कई गुना अधिक वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। गुणक की प्रक्रिया का मतलब होता है अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में MPC 0.5 है तो उस अर्थव्यवस्था में गुणक कितना होगा? 1/0.5 यानी कि 2। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश अगर 100 रुपए का किया जा रहा है तो ऐसी अवस्था में उस अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि कितनी हो जाएगी? गुणक यानी कि डेल्टा आई मल्टीप्लाई बाई के, यानी कि ये हो गया आई हमारे पास 100 है और के है 2 तो 200 रुपए की होगी। इसी को बोलते हैं गुणक की प्रक्रिया। अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पना को समझाइए। अल्पकाल क्या होता है? अल्पकाल बहुत समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और कुछ को परिवर्तनशील रखते हैं, जबकि दीर्घकाल बहुत समय होता है जब उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार संतुलन क्या होता है? बाजार संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें बाजार में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। मतलब ये एक ऐसा समय होता है जहां पर वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग के अनुसार किया जाता है। मतलब बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिति कि जब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि उपभोग फलन दिया हुआ है C इक्वल टू 40 प्लस 0.8, यहाँ पर जो 0.8 होता है वो हमेशा किसको बताता है? MPC को बताता है, जिसको शॉर्टकट में हम B लिखते हैं। और निवेश दे रखा है। संतुलन आय क्या होता है? नॉर्मली जब संतुलन आय की बात करते हैं तो y इक्वल टू होता है C प्लस आई। तो y की वैल्यू निकालना है तो C दे रखा है हमारे पास 40 प्लस 0.8 प्लस 10, आई का मतलब 10 और ये हो गया 8y। तो y उठा के इधर लेके आएंगे, y माइनस 0.8y इक्वल टू 40 और प्लस कितना हो गया? 50। 1 में से 0.8 माइनस कर देंगे, ये होगा 0.2y इक्वल टू 50। तो y इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन 0.2। 0.2 पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज आंसर इज 250। मतलब संतुलन आय कितना होगा? यहाँ पर आंसर होगा संतुलन आय बराबर 250। ये हमारा आंसर होगा। इतने करने के आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 व्यापार घाटा और व्यापारिक आधिक्य को समझाइए। व्यापार घाटा क्या है? व्यापार घाटा तब होता है जब एक निश्चित अवधि के दौरान देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है, जबकि व्यापारिक अधिक का मतलब क्या होता है? व्यापार अधिक एक सकारात्मक व्यापार संतुलन का एक आर्थिक संकेतन है। ये उस स्थिति में होता है जब अर्थव्यवस्था का निर्यात क्या हो? अर्थव्यवस्था का निर्यात उसके आयात से क्या होता है? ज़्यादा होता है। उस स्थिति को व्यापारिक आधिक्य बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 अवमूल्यन को परिभाषित कीजिए। अवमूल्यन करने पर विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अवमूल्यन का मतलब होता है सरकार के द्वारा घरेलू मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा के मूल्य में कम करना अवमूल्यन होता है। मान लीजिए विनिमय दर $1 बराबर 80 रुपये है और सरकार ने इसके मूल्य को कम करके $1 बराबर 85 कर दिया तो उसको अवमूल्यन कहते हैं। मतलब हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू को 5 रुपये से कम कर दिया, मतलब अब हमें भुगतान ज़्यादा करना है। ऐसी स्थिति में निर्यात की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन आयात की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है। और ये देश में व्यापार घाटे को कम करेगा क्योंकि यहाँ पर निवेश बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 मांग की कीमत लोच की 2 श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। जब ये कीमत लोच की 2 श्रेणियों की बात करें याद करके, एक तो बताइए सापेक्षता लोचदार, एक ऐसी स्थिति जब कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन होता है। ऐसे में इसका जो ग्राफ होता है नीचे की ओर स्लाइड किया होता है जिससे कीमत के में कम और मांग की मात्रा में अधिक अंतर नजर आए। साथ ही साथ दूसरा लिखिए सापेक्षता विलोचदार मांग।
ऐसी स्थिति जब कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में मांग में कम परिवर्तन होता है, ऐसे में इसका जो थोड़ा सीधा ऊपर खड़ा बनाते ताकि कीमत में ज़्यादा परिवर्तन और में कम परिवर्तन ना जा रहा। चित्र का बनाना जरूरी है। अब बात करते हैं खंड 100 की सी में। जब 60 या 80 शब्दों में इसके आंसर देना है और हर एक क्वेश्चन आपको कितने नंबर का मिलेगा, यहाँ पर 3 नंबर का मिलना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। स्टॉक एवं प्रवाह तथा उपभोक्ता वस्तु एवं पूंजीगत वस्तुएं, 4 चीजों को स्पष्ट करना है। सबसे पहले स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का संबंध एक समय बिंदु से होता है जो किसी निश्चित समय से होता है। स्टॉक समय काल को नहीं होता, जैसे दूरी, मुद्रा की वस्तु, इसमें मतलब किसी वस्तु की वह चर जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। प्रवाह क्या है। प्रवाह मात्रा जो एक समय अवधि में मापी जाती है। प्रवाह का समय काल होता है जैसे प्रति माह, प्रति मिनट, प्रति वर्ष, प्रतिदिन। जैसे आय प्रति माह होती है तो ये प्रवाह है। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं उस स्टॉक को सूचित करती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर में है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, 4 पॉइंट है, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिए, काफ़ी है। इसी में ऑप्शनल क्वेश्चन है। अथवा इसमें यह कहा गया है कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय आय का मतलब होता है आपका NNPFC, और हमारे पास दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है GDPMP। तो हमें निकालना है NNPFC और हमारे पास दे रखा है GDPMP। तो NNPMP निकालने के लिए G को N में बदलना होगा, यानी कि माइनस कर देना होगा हमें मूल्यह्रास को, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को N में बदलना होगा, यानी कि नेशनल में, जिसके लिए हमें जुड़ना होगा विदेशों से प्राप्त संसाधन, शॉर्टकट में बोलते हैं NFIA। और MP को F से बदलना होगा, उसके माइनस करना होगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। देखिए क्या क्या दे रखा है। GDP हमारे पास है 1000 रुपये, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन जिसको मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं 50, NFIA विदेशों से प्राप्त संसाधन है यानी कि 150, और माइनस कर देंगे निवल अप्रत्यक्ष कर यानी कि NIT 200। तो कितना होगा 1000 और 150, ये हो गया 1150 में से माइनस करेंगे 200 और 50 यानी कि 250। माइनस कर दो जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, 11 में से 2 गया 9, यानी कि हमारा आंसर होगा 900 करोड़। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा कोई डाउट होता है नेशनल कैलकुलेट करिए, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी वो डाउट क्लियर करने के लिए प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में समझा। हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। फिलहाल मैं आपको दोनों करके बता रहा हूं। राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिससे कोई जोखिम या दायित्व नहीं बढ़ती है और ना ही किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या संपत्तियों में कोई कमी होती, जैसे कर प्राप्तियां या फीस आदि। पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती है यह देश की संपत्तियों में कमी होती है या फिर देनदारियों में वृद्धि होती है, जैसे ऋण लेना, देनदारियां बढ़ जाती है, विनिवेश करना, संपत्तियां कम हो जाती है। ठीक है, 3 नंबर के हिसाब से इतना काफी है। या फिर ऑप्शनल में से देखिए, घाटे में कटौती के विषय में परामर्श कीजिए। घाटे में कटौती कब होती है, यानी कि बजट घाटा कब कम होता है। जाहिर सी बात है जब तुम टैक्स में वृद्धि करते हैं जिसमें आय प्राप्तियां बढ़े या फिर अपने सार्वजनिक खर्चों में कमी करे। दोनों के बारे में आपको 3-3 2 लाइन में लिखना है, इनफ है, काफी है। क्वेश्चन नंबर 18, औसत उत्पाद यानी कि एपी और सीमांत उत्पाद को संक्षेप में समझाइए। 3 नंबर दोनों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बताइए सीमांत उत्पाद क्या है। किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का एक कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं, जिसको नॉर्मली MP इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1 के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। वहीं पर औसत उत्पादन का मतलब होता है परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं, या फिर औसत उत्पादन को कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की मात्रा से भाग करके औसत उत्पादन की प्राप्ति होती है। जैसे कुल उत्पादन दे रखा है, 40 को 1 से भाग करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के औसत उत्पादन आ जाएगा। तो 90 को 2 से भाग करेंगे, 45 को 30 को 3 से भाग करेंगे, 43.3 ये आता चला जाएगा। तो आपको एक टेबल एग्जाम्पल देना है ताकि आपको मार्क्स कोई ना आपका काट सके। इसके अलावा ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें ऑप्शनल था, निम्न सारणी से औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन की गणना कीजिए। कुल उत्पादन दे रखे, औसत उत्पादन यानी कि एपी निकालना है। जस्ट पहले हमें फार्मूला बताया था अभी, एपी इक्वल टू होता है टीपी डिवाइडेड बाई उस श्रम की इकाइयां, यानी कि इसको कहीं की एल भी लिखा रहता है, कहीं क्यू भी लिखा रहता है। 0 से 0 भाग जाता नहीं, डैश कर दिए, सीमांत उत्पादन भी डैश कर दिए, कुछ नहीं होगा। 5 को 1 से भाग करेंगे 5, 5 को 2 से भाग करेंगे 7.5, 30 को 3 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 10,
और 40 को 4 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 10। सीमांत उत्पादन का मतलब होता है एमपी बराबर टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। जिस यूनिट का एमपी निकालना है उसे ठीक ऊपर वाले को माइनस कर देना है। पहले यूनिट का एमपी निकालना है तो 5 में से 0 को माइनस कर देंगे 5। दूसरी यूनिट निकालने के लिए 15 में से 5 माइनस कर देंगे 10। फिर निकालेंगे 30 में से 15 माइनस कर देंगे 15, और 40 में से 30 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 10। ये आ गया, आपके 3 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एक वस्तु की कीमत। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 10 रुपए होने पर 300 इकाइयों की होती है, जबकि कीमत बढ़कर 12 रुपए होने पर पूर्ति बढ़कर 150 हो जाती है। तो पूर्ति की लोच, तो यहाँ पर पूर्ति लोच निकालने के लिए इसको पूर्ति की लोच को शॉर्टकट में बोलते हैं ई एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये निकालिए कि पूर्ति में कितना परिवर्तन हो रहा है, 300 से 150 हो रहा है। इसका मतलब होता है 300 माइनस 150, ये हो गया 150 की कमी हो गई, क्योंकि अगर कीमत में कमी होने से पूर्ति दोनों में धनात्मक होता है। तो ये होगा डेल्टा पी कितना हो गया, 10 रुपए 10 से इकाई थी, कीमत बढ़ के इतना हो गया कि पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए, और कीमत बढ़ गई तो पूर्ति बढ़कर 150 इकाई की हो जाती है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर ये 150 नहीं, ये 400 था, 450। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया, गलती हो गया है, सॉरी। चलिए हम बात करते हैं, फार्मूला वही सेम है। रुपए 10 हो गया तो 300 इकाइयां है, कीमत बढ़ के 12 होने पर पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हो गया 450 से माइनस कर देंगे 300 से, पूर्ति में वृद्धि होगी 150, और कीमत होगी 10 से 12, यानी कि 12 माइनस 10 यानी कि हो गई 2। तो ये हो गया ई एस इक्वल टू डेल्टा क्यू हो गया 150, और डेल्टा पी हो गया 2 गुणा पी, मतलब पहले वाला कितना है 10, और क्यू मतलब पहले वाला कितना है 300। ये हो गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 3 पंजे 15, 5 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। तो पूर्ति लोच कितना है 2.5 है, जो कि इकाई से अधिक है। ये हमारा आंसर होगा, आपको 3 नंबर यहाँ तक मिल जाएंगे। या फिर ऑप्शनल देखिए, जो कि थ्योरेटिकल है। फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। पूर्ति वक्र के निर्धारक के बहुत सारे काटेगा, लेकिन कोई 2 बताना है। जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो पूर्ति घटेगी, क्योंकि दोनों में धनात्मक संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। या फिर संबंधित वस्तु की कीमतें, अगर किसी वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं तो इसकी कीमत पूर्ति कम हो जाएगी, और संबंधित वस्तु की कीमतें कम होने पर इसकी वस्तु बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सॉरी सेक्शन नंबर डी, निबंधात्मक होता है। आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है, यानी कि लॉन्ग लिखना है, जितना लंबा आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक पेज के अंदर ये कंप्लीट हो जाए। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य बताने आरबीआई। देखिए आरबीआई के कार्य वही है जो केंद्रीय बैंक के होते हैं नॉर्मली, जैसे नोटों को जारी करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकर्स बैंक होना यानी कि बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, क्रेडिट नियंत्रण, देश में साख नियंत्रण करना, और विदेशी रिजर्व संरक्षण की विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक के रूप में कार्य करना। अब हर एक पॉइंट को लिखने 4 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखिए, और पांचों को एक्सप्लेन कीजिए 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में, आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करना है लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आप जो है हेडिंग वाइज दिए या पॉइंट वाइज दीजिए, तो ही आपका आंसर ये कंप्लीट हो रहा है। इसी के ऑप्शनल क्वेश्चन जो पूछा गया है, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों का उल्लेख कीजिए। मुद्रा इन दोषों को किस प्रकार से दूर करती है। सबसे पहले है वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष। जो दोष होता है मुद्रा के द्वारा उसी को दूर किया जाता है। दोहरे संयोग का अभाव था वस्तु विनिमय में, 2 लोगों का ऐसा होना जो एक दूसरे की पूर्ति, ऐसा काम था। लेकिन मुद्रा के आने से दो लोगों के संयोग करने की कुछ जरूरत नहीं है। मुद्रा आपके पास है, आप जाके पैसा दो और सामान ले लो। नंबर 2, मूल्य के समान माप का अभाव। जब वस्तु विनिमय में किसी का मूल्य का निश्चित होना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुद्रा ने जो है हर हर चीज, आज के समय में हर एक वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है, मुद्रा के द्वारा होता है। मूल्य संचय की असुविधा, जब वस्तु विनिमय होता था वस्तुओं को लंबे समय तक बचा कर नहीं रह सकते, लेकिन आज के समय में हम मुद्राओं को बैंकों में, प्रॉपर्टी में, सोने के रूप में जो है निवेश करके बचा सकते हैं लंबे समय तक के लिए। मूल हस्तांतरण की असुविधा, वस्तु विनिमय में वस्तुओं को एक स्थान पे दूसरे स्थान पे भेजने के लिए बहुत ही समस्या होती थी, लेकिन मुद्रा के आने से आसानी से मुद्रा का
हम हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्थगित भुगतानों कठिनाई। वस्तु विनिमय में हम उधार लेन देन नहीं कर सकते, लेकिन मुद्रा से आप उधार लेन देन हो सकता है। आज खरीदते हैं, कल पेमेंट करते हैं, आज पेमेंट करते हैं, बाद में हमें मिलता है। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय की विभिन्न प्रणालियों को, दोषों को मुद्रा के द्वारा ही दूर किया गया है। 21 इष्टतम चयन से आप क्या समझते हैं? बजट रेखा और अनधिमान वक्र की सहायता से। इष्टतम चयन का मतलब होता है एक उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होता है। जिस बिंदु पर बजट रेखा किसी अनधिमान वक्र को स्पष्ट करता है उसी को इष्टतम बिंदु कहते हैं, कि उपभोक्ता संतुलन का बिंदु कहते हैं। नॉर्मल समझे, इष्टतम चयन का मतलब होता है उपभोक्ता संतुलन कब होता है। ध्यान रखना, संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र अनधिमान वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता हुआ होना चाहिए, और ये बिंदु ई पर ही, और इसके लिए हमारे पास बेसिकली उदासीनता वक्र के माध्यम से और बजट रेखा के माध्यम से दो प्रमुख शर्तें होती है। नंबर एक, उदासीनता वक्र या अनधिमान एक ही चीज है, बजट रेखा को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए। मतलब एक तो होता है इस प्रकार से बनाते हैं कीमत रेखा, और यहाँ पर उदासीनता वक्र इसको कटता हुआ होना चाहिए, पॉइंट ई पर होना चाहिए। या फिर दूसरा, स्थायी संतुलन के लिए उदासीनता वक्र मूल बिंदु से ऊपर की ओर उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, देखिए समझ में आ गया। ये डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। या फिर इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन कीजिए, मांग वक्र में शिफ्ट या मांग वक्र की दिशा में गति को समझाइए। मांग वक्र में शिफ्ट या मांग वक्र की दिशा में गति को समझ सकते हैं। मांग वक्र का संचलन, मांग वक्र की दिशा में गति। पहला होता है दिशा में गति, यानी संचलन बोलते हैं। यहाँ पर दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक होता है मांग का विस्तार, दूसरा होता है मांग का संकुचन। जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, जैसे वस्तु की कीमत पहले यहां थी तो मांग की मात्रा जा रही है इतना, अब वस्तु की कीमत में कमी हो गई तो मांग की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। नहीं, कीमत के कमी होने से मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ऐसे मांग वक्र अपनी जगह पर ही रहता है, एक ही वक्र होता है, वाली ऊपर से नीचे की ओर संचलित होता है, इसको बोलते हैं मांग का विस्तार। इसी की दूसरी स्थिति है मांग का संकुचन। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मतलब पहले कीमत यहाँ, वस्तु की कीमत यहाँ थी, मांग की मात्रा यहाँ है, और वस्तु की कीमत के बढ़ जाने से मांग की मात्रा में क्या होती है, कमी आ जाती है। और इस स्थिति को मांग का क्या बोलते हैं, संकुचन के नाम से जानते हैं, और वक्र नीचे से ऊपर की ओर संचलित होता है। दूसरा होता है मांग वक्र का खिसकाव। वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अगर अन्य किसी कारक में परिवर्तन होता है, उससे खिसकाव आता है। और ये खिसकाव दो प्रकार से होता है, एक होता है मांग में वृद्धि और एक होता है मांग में कमी। जब कीमत अपनी जगह पर स्थिर रहे, केवल दूसरे कारकों में परिवर्तन होता है, जैसे उपभोक्ता की आय में, फैशन में परिवर्तन होता है, तो जो पहले मांग वक्र था यहाँ पर कीमत अपनी जगह पर है, लेकिन मांग वक्र खिसक के ऊपर क्यों चला जा रहा है, आगे को चला जा रहा है, ये वाला पॉइंट डी से हो रहा है D1। ऐसे में देखिए मांग की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, इसको बोलते हैं मांग में वृद्धि। लेकिन अगर उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो पहले मांग वक्र यहां था, और मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है, ये वाला पॉइंट। तो इस यहाँ पर जो नया मांग की मात्रा होगी वो इस पॉइंट में होगी, मांग में कमी होगी, जिसको बोलते हैं मांग में कमी। ये सब कीमत अब जहां पर रहता है, कीमत में नहीं, दूसरे कारकों में परिवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, परिवर्ती अनुपात नियम को रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। परिवर्ती अनुपात का नियम, ये अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम होता है। अल्पकाल में फर्म की उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। ऐसे में उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे उत्पत्ति के नियमों के नाम से जानते हैं। और ये तीन नियम है, साधन के बढ़ते प्रतिफल का नियम, ठीक है, जहां पर कुछ साधनों को स्थिर रख के अगर कुछ की मात्रा में परिवर्तित किया जाता है तो कुल उत्पादन में वृद्धि होती चली जाती है। यहाँ पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही बढ़ते हैं। देखिए कुल उत्पादन बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है, और औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहा है। तो ये ऊपर क्यों चढ़ता हुआ होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया एमपी, और सॉरी ये हो गया एपी, और ये हो गया एमपी। दूसरा होता है साधन के स्थिर प्रतिफल का नियम। ये स्थिति तब होती है जो कुछ साधन को स्थिर रखते हैं और कुछ परिवर्तन साधनों में परिवर्तन करते हैं। ऐसे में कुल उत्पादन में समान दर से वृद्धि होती है। यहाँ पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही समान होते हैं। देखिए टीपी बढ़ रहा है, बढ़ने की दर समान है, क्यों, क्योंकि एपी और एमपी दोनों बराबर हो गया। ऐसे में ये कुछ इस तरह से बनता है, एपी और एमपी दोनों बराबर होता है। तीसरी स्थिति होती है साधन के घटते प्रतिफल की स्थिति। जब कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ में परिवर्तन किया जाता है, ऐसे में कुल उत्पादन घटने लगती है, घटती दर से बढ़ती तो है,
लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है, क्योंकि सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन दोनों ही क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा औसत उत्पादन, और नीचे आ जाता है सीमांत उत्पादन, जो कि हमारा माइनस में भी जा सकता है इस तरह से, जैसे कि यहाँ दे रखा है। कुल उत्पादन देखिए बढ़ रहा है, लेकिन औसत उत्पादन हमारा कम हो रहा है, और सीमांत उत्पादन भी कम होता चला है, जीरो, फिर हो जाएगा माइनस। तो ये होती है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। या फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत में प्रमुख संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों के अगर संबंध की बात करते हैं, दीर्घकाल में, क्योंकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसमें तीन ही होते हैं, तो निम्नलिखित संबंध है, जब औसत लागत कम होती है तो सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा तेज गति से गिरती है, ध्यान में ही रखना। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, और जब औसत लागत स्थिर रहती है तो सीमांत लागत के बराबर होती है। कुछ इस तरह होते, देखिए यहाँ पर औसत लागत कम हो रही है तो यहाँ पर सीमांत लागत तेजी से कम होती है, और जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत और तेजी से बढ़ती है, और एक समय के बाद यहाँ पर जो एम पर देखिए, एम सी और ए सी दोनों ही आपस में बराबर हो जाते हैं। दैट मतलब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके सबसे निम्नतम बिंदु पर काटता है। यहाँ पर हमारा औसत लागत सबसे कम है, और सबसे कम बिंदु पर ही काट रहा है। ये दोनों के बीच में कुछ प्रमुख संबंध है। तो ये रहा आपके राजस्थान बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके सैंपल पेपर के साथ क्या लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बस आपको इसी को देखना है, इसी के अनुसार तैयार करना है। इसके अलावा कुछ और पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बस आपको बने रहना है मेरे साथ, द इकोनॉमिक्स ग्रुप के साथ। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो भूलिए मत, और लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिए। बाय, थैंक यू।